उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना। आप यहाँ पठार पर कोहरा दूसरा उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, इन दोनों उपन्यासों पर आप अलग अलग सुन चुके हैं। आज मेरा मकसद दोनों को एक साथ साम्यता और विषमता के बतौर तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा करने का वो इसलिए है कि अक्सर हर उपन्यास अपने आप में पूर्ण होता है। वैसे हर आदमी की फितरत, विशेषताएं ऊपरी तौर पर साम्य हो सकता है, लेकिन हर आदमी अनूठा होता है। फिर इन दोनों उपन्यासों की तुलना करने का मकसद क्या है, तो मैं शुरू में बता दूं कि उपन्यास एक धरातल पर साम्यता रखते हैं। विषय वस्तु दोनों की आदिवासी है, पिछड़े ऐसे समुदाय, ऐसे क्षेत्र जो शिक्षा से अभी बहुत दूर है या शिक्षा के लिए जद्दोजहद करने वाले ये आदिवासी। ग्लोबल गांव के देवता में अशूर जनजाति के बारे में बताया गया है। तो पठार पर कोहरा में मुंडा, वो बिरसा मुंडा जो झारखंड के आदिवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए बगावती तेवर के साथ खड़े कर देता है और भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वो बिरसा मुंडा के वंशज। आज़ादी के बाद शिक्षा के बिना पठार, शिक्षा के बिना ऐसे पठार पर रह रहे हैं जो कोहरे में, अंधेरे में। और दूसरा, ग्लोबल गांव के देवता अशोक, आदिवासी जो लोहा बनाते थे कभी, तो उनमें इन दोनों उपन्यासों में इस बात की साम्यता है कि विषय वस्तु की दृष्टि से अगर देखेंगे तो दोनों में आदिवासी है। इस तरह से हमारे पास 11 उपन्यास हम पिछली बार देख चुके हैं और 12वां देखना बाकी है। पहाड़ी नारायणन का उपन्यास मलयालम में लिखा हुआ, जिसका हिंदी अनुवाद हो चुका है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज खास करके पठार पर कोहरा और ग्लोबल गांव के देवता किस दृष्टि से साम्यता रखते हैं और किस दृष्टि से और कितना एक स्तर पर समान है। तो पहला स्तर आदिवासी, जो सभी भी समान है, लेकिन शिक्षा को लेकर के दोनों उपन्यासों में सवाल उठाए गए हैं। शिक्षा के धरातल पर दोनों ही विषय वस्तु एक जगह पर होती है। हाँ, ये दूसरी बात है कि जैसे सहराना उपन्यास है, जिसमें शहरिया स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं बड़ी मुश्किल से, बमुश्किल से। तो मताई उपन्यास इधर सुनीता गोगरा का है, जिसमें शिक्षा को लेकर के दूर दूर तक किसी भी तरह से आहट सुनाई नहीं देती। इस तरह से और भी उपन्यास है जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन आज इन दोनों उपन्यासों को लेकर के हम चर्चा इस तरह से करेंगे कि आदिवासी क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, एक धरातल पर कि वे सांस्कृतिक दृष्टि से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पिछड़ेपन के शिकार है। सरकारी इमदाद कागज़ों में भले ही उन्हें मिलती हो, लेकिन धरातल पर अभी मिलना बाकी है। अगर इस दृष्टि से देते हैं तो 6-7 दशक बाद सरकारें दावा करती है कि हर क्षेत्र में स्कूल खुल चुके हैं, पंचायती स्तर पर सीनियर सेकेंडरी बन चुके हैं और प्राथमिक विद्यालय तो हर गांव में होंगे। अगर छोटे गांव हैं तो 2-3 गांव में मिलकर के 2-3 किलोमीटर के दायरे में होंगे। ऐसी सूरत में ये दोनों उपन्यास इस नब्ज़ को पकड़ते हैं और ये ज़्यादा पुराने नहीं, 1-1.5 दशक, 2 दशक के भीतर लिखे हुए उपन्यास हैं।
यानी 5 दशक पार करने के बाद की स्थिति पर लिखे गए उपन्यास है। तो हाल ही में घटी 2 घटनाएं हैं कि किस तरह से एक आदिवासी युवक को मध्य प्रदेश में पेशाब सीधे पेशाब करके उसके मुंह में जिस घृणित कार्य को अंजाम दिया गया था, जिसकी आवाज़ उठी थी और मुख्यमंत्री ने बाकायदा आदिवासी के पैर धोए थे। दूसरी मणिपुर की घटना है जिसको लेकर के साल भर, अब तो 1.5 साल हो गया है, जिसे लेकर के राजनीति गर्माती रही, मीडिया नज़रअंदाज करता रहा, मुख्यमंत्री अबाध शासन करते रहे। कुकी और मताई, कुकी और वहाँ की दोनों आदिवासी और गैर आदिवासी जातियाँ आमने सामने रही, आज भी संघर्ष की स्थिति में हैं। ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि झारखंड के आदिवासी ग्लोबल ग्रहों के देवता और पठार पर कोहरा अलग अलग क्षेत्र पर लिखे गए उपन्यास है, लेकिन इसके बावजूद एक धरातल पर जा मिलते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लोबल गांव के उपन्यास की शुरुआत किस तरह से होती है। और हम ये देखेंगे कि पठार पर कोहरा उपन्यास में आदिम्य अवस्था में आदिवासी क्यों कर रहने पर मजबूर है, बदलाव क्यों नहीं होता। और दूसरी तरफ ग्लोबल गांव के देवता में असुर पात्र से गैर आदिवासी पात्र के सामने, यानी उस शिक्षक के सामने असुर लालचन असुर जो गोरा चिट्टा है, सफ़ेद शर्ट पहन रखी, घायल अवस्था में उनके कमरे में आकर के लगभग गिर पड़ता है। तो वो शिक्षक एकाएक चौंक पड़ता है देख करके कि ये क्या हुआ, और जब नाम सुनाई दिया कि लालचन असुर है, और इसी बात को लेकर के पूरा उपन्यास असुर आदिवासी पर आधारित रहा है। और वो शिक्षक अंततः असुर आदिवासियों के अस्तित्व की, अस्मिता की लड़ाई में भागीदारी निभाता है। पठार पर कोहरा उपन्यास का जब शुरुआत होती है तो आप ये देखिए कि दोनों ही उपन्यास शिक्षक से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने का अंदाज दोनों लेखकों का अलग अलग है। शिक्षक कमरे में हैं और लालचन असुर घायल अवस्था में उनके कमरे में आता है। पठार पर कोहरा में कम्युनिस्ट शब्द से पाठक परिचित होता है। कम्युनिस्ट को किस तरह से बदनाम किया जाता है, ये बताया जाता है कि एक कम्युनिस्ट यहाँ शिक्षक के रूप में आने वाला है, ये भी नहीं बताया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि कम्युनिस्ट ऐसा आ रहा है, जहरीले सांप की तरह जहर रखता है, उससे दूरी बना करके रखना। यानी गैर आदिवासी ये नहीं चाहते कि कोई शिक्षक आए और यहाँ आदिवासी बच्चों को पढ़ाए। इस अर्थ में ग्लोबल गांव के देवता में शिक्षक आता है, ट्रक में बैठ करके आता है। दोनों लेखकों की उपन्यास की शुरुआत करने का अंदाज अपना अपना है, लेकिन एक धरातल पर दोनों साम्यता रखते हैं गहराई के साथ, कि इस तरह से भी इन दोनों उपन्यासों पर काम किया जा सकता है, काम करने की सूरत बनती है। हम कहने के मतलब ये कि इस बात पर अगर वक्त मिला तो बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि जब ये बात की जाती है कि आदिवासियों पर और दलित साहित्य पर बहुत काम किया जा रहा है, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को विषय, अछूते विषय नहीं मिल रहे हैं, तो ये विषय कि पठार पर कोहरा और ग्लोबल गांव के देवता में किस तरह से साम्यता विषमता है, किसी एक धरातल पर साम्यता रखते हैं। आदिवासियों की मूल समस्याएं क्या है और एक ही तरह से किस तरह से सोचा गया है, भले ही दोनों के क्षेत्र अलग हो, भले ही दोनों के आदिवासी अलग अलग हो, पर शिक्षा के बिना आदिवासी का कल्याण नहीं हो सकता है।
ये बात ये कह सकते हैं कि पठार पर कोहरा बनाम ग्लोबल गांव के देवता में स्कूल शिक्षा शिक्षक की स्थिति क्या है, या आदिवासी में शिक्षा अभी भी दूर क्यों कर है। और इसमें अगर ये सवाल उठे हैं तो किस तरह से, या आज इन दोनों उपन्यास की विषय वस्तु जिस भौगोलिक परिवेश से और भौगोलिक दृष्टि से जिस क्षेत्र की होती है वहाँ क्या स्थिति है, उपन्यास की स्थिति से वास्तव में कितना अंतर है। इस तरह से एक सामाजिक अध्ययन इन गांवों का किया जा सकता है और वो गैर आदिवासी किस तरह से इन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। पठार पर कोरा स्पष्ट तौर पर शिक्षा के खिलाफ गैर आदिवासी खड़े नजर आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल गांव के देवता में भी शिक्षक बाकायदा असुरों के साथ खड़ा होता है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलता है और उनकी लड़ाई में भागीदारी निभाता है। लेकिन एक बात यह है कि पठार पर कोहरा वाला शिक्षा को लेकर के उन विद्यार्थियों तक, उन छात्रों तक, छात्रों के स्तर तक उतर करके शिक्षा का पाठ पढ़ाता है। और जब गैर आदिवासियों को ये लगता है कि ये मुंडा पढ़ लिख करके अगर आगे बढ़ गए तो हमारी गुलामी कौन करेगा, बेगारी कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, ये शोषण से मुक्त हो जाएंगे तो हम शोषण किनका करेंगे। ये जोंकें खून किसका चूसेगी। जोंकों को दुख है इस बात का कि उन्हें दूसरों का खून नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पठार पर कोहरा और ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता में स्कूल के लिए असुर जाति जहाँ स्कूल बनता है दूर उनसे, वहाँ असुर आदिवासियों की बस्ती को उजाड़ा जाता है और मुख्य धारा के गांव वालों के लिए स्कूल खोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि या तो हम स्कूल खुलने ही नहीं देंगे और स्कूल वहाँ खुलेगा जहाँ आदिवासी उजाड़े जाएंगे, दूर फेंक दिए जाएंगे उखाड़ करके। दोनों उपन्यास में दूसरी बात ये आती है कि किस तरह से पठार पर कोहरा में रूढ़ियाँ हैं, मूड़ी कटवा। ग्लोबल गांव देवता में मूड़ी कटवा है कि किस तरह से मूड़ उतार दी जाती है और बलि दी जाती है और मूड़ी काट करके उसके खून में धान को सान करके फिर डाला जाता है तो बोला धान अच्छा होता है। इसीलिए वहाँ मूड़ी काटने का अभियान चलता है, इसलिए मूड़ी कटवा नाम से एक गाँव भी हो जाता है। और यही कारण है कि जब शिक्षक उस गांव में पढ़ाने के लिए आता है तो सबसे पहले लालचन असुर से मुकाबला होता है, आमना सामना होता है, जो घायल अवस्था में उसके घर आ करके गिर जाता है। वो असुरों को समझता है राक्षस और यहाँ देखता है कि ये तो मनुष्य है, जीते जागते। मुख्य धारा इनको राक्षस कह करके इनसे दूरी बना करके रखना चाहती है। दोनों उपन्यासों में एक चीज़ जो नज़र आई है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक गीत जब ग्लोबल गांव के देवता में आता है तो किस तरह का गीत है, किस पृष्ठभूमि का, वो देखिए। शांत भीड़ के सामने एक बार की पुलिस भी पस्त नज़र आती है और वो गा रही होती है, हम बाकी दिन कैसे गुजारेंगे, हम बाकी दिन कैसे गुजारेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं, हमारी रात भरपूर काली रात होने का आश्वासन दे रही। क्षितिज पर एक भी तारा नहीं, एक जख्मी हिरण अपने पीछे भागते शिकारी की आवाज़ सुनकर अपने आप को अपनी पूर्ण मृत्यु के लिए तैयार कर रहा है। तो पठार पर कोहरा में वो गीत क्या कहता है।
चूंकि पठार पर कोरा मुंडा आदिवासी गांव पर आधारित है, इसलिए समवेत स्वर में बच्चे पाठ कराते हैं संजीव, और जिसकी पंक्तियां बच्चों को रटा रहे हैं वो कैसे उत्प्रेरित करती है। मैं बिरसा जंगल का बेटा, मैं बिरसा जंगल का बेटा, मैं जंगल का दावेदार, मैं पहाड़ सी काली काया, तन में मन में शक्ति अपार, हे पठार सी ऊंची छाती, हे पठार सी ऊंची छाती, सह सकती है अनगिनवार, जेहल में जो थूका मैंने, लहू नहीं वो अगिन फूल थे, लहू नहीं वो अगन फूल थे, देह मरी थी मेरी लेकिन नहीं मरे थे बूझ मूल रे, नहीं मरे थे बीज मूल रे, नहीं मरेंगे मेरे वंशज, मेरा पुश्तैनी अधिकार लेगा मुंडा अपना कब्जा, चाहे कोई हो सरकार, सुन ओ पुरखे सुन ओ बाबा, सुन लो एक बिरसा भगवान, आज तुम्हारे मुंडा बच्चे मांग रहे उलगुलान, उलगुलान उलगुलान उलगुलान। इस तरह से ये दोनों गीत, गरीबी के गीत, उलगुलान के गीत, कवि बिरसा ने जो उलगुलान किया था, आज भी मुंडाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए उलगुलान की जरूरत है। या शिक्षक जो आता है शिक्षा का उजाला फैलाने के लिए, वो किस तरह से बलिदान कर दिया जाता है, इस बारे में बात करेंगे कुछ देर बाद। तब तक हम कुछ खास बातें जो बताना चाहते हैं कि ग्लोबल गांव के देवता में स्त्री को लेकर के जो बात आती है कि स्त्री यहाँ कमज़ोरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम है। इसलिए स्त्री को यहाँ पत्नी, लुगाई, औरत नहीं कहा जाता, सयानी कहा जाता है। यानी सयानी यानी समझदार, बेहद समझदार, जो पुरुषों को भी रास्ता दिखाती है। यहाँ पर स्त्री पुरुष, युवक और युवती एक दूसरे को समझ सके, इसलिए शुरुआत लिव इन रिलेशन से करते हैं। जो लिव इन रिलेशन यूरोप में चलता रहा और आज के दिनों में भारत के बड़े बड़े महानगरों में पढ़े लिखे विद्यार्थी लिव इन रिलेशन में रहते हैं बिना शादी ब्याह के, और उनका उद्देश्य ये होता है भोग करना, शादी ब्याह करना नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ शादी ब्याह करने से पहले कुछ काल लिव इन रिलेशन का होता है। तत्पश्चात जब दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और जब पर्याप्त हाथ में पैसा आ जाता है तो ये शादी करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल गांव के देवता धर्मांतरण का मसला भी आता है, तो एक फर्जी बाबा, दिखावा करने वाला बाबा, लूटने वाला बाबा, जिसे कंटी बाबा के नाम से कहा जाता है, कंटी पहना दी जाती है और कह दिया जाता है कि अब तुम इस धर्म में आ गए हो, कंटी पहन लिए, अब तुम्हें मांस नहीं खाना। और जबकि इनको शिकार करके पेट भरना होता है, सदियों से शिकार पर आश्रित है। यहाँ अखड़ा पंचायत होती है, अखड़ा जिसे पंच बैठ करके गांव ढाणियों का एक दूसरे की जो समस्याएं हैं बैठ करके निपटारा करते हैं। पंच पटेल उसे अखड़ा बोलते हैं। ग्लोबल गांव के देवता के दूसरे सामने समस्या है सेज। सेज सरकार जो उद्योगों के लिए ज़मीन अलॉट करती है, वो जंगल की, पहाड़ की, जहाँ आदिवासी रह रहे हैं, वो ज़मीन सस्ते में दे दी जाती है और आदिवासियों को उजाड़ दिया जाता है। इसके लिए वे आदिवासी आंदोलन करते हैं अपनी ज़मीन के लिए। मीडिया यहाँ पर उद्योगपतियों के साथ होता है, उनकी आवाज़ उठाता है, सरकार के भोंपू का काम करता है और आदिवासी ज़मीन से महरूम होते जा रहे हों, वो आवाज़ मीडिया में
कहीं से भी नहीं उठती दिखाई देती। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पठार पर कोरा में, जिसमें आदिवासी शिक्षा के यानी अशिक्षा के बिना, यानी शिक्षा विभाग कटघरे में है, शिक्षक कटघरे में है, कर्मठ शिक्षक जब वहाँ आ जाता है तो अशिक्षा का अंधेरा में पहली रोशनी की किरण आती है और गैर आदिवासियों को वो किरण बर्दाश्त नहीं होती। वो आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए उस किरण को ही बलिदान कर देते हैं। ये अंत में इस बात पर भी आना चाहूँगा, गांव के गैर आदिवासी शिक्षा विरोधी है, इसलिए कि अगर वो शिक्षित हो गए तो शोषण का शिकार नहीं हो सकेंगे। इसलिए एक गैर आदिवासी शिक्षक उसे अपने विचारधारा का न पा करके दूर दराज में आदिवासी क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, वहाँ जहाँ पर वो स्कूल भी खोजने के लिए निकलता है। इस तरह से अशिक्षा के अंधेरे में एक प्रकाश की किरण फूटती है, खुद प्रकाश की किरण चल कर के आती है। इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा की दरारें दिखाने, शिक्षा या अशिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर शिक्षा से क्षेत्र को, आदिवासियों को किस तरह से दूर किया जाता है। शिक्षा की दरारें वहाँ दिखाई देती है जब संजीव जैसा कर्मठ शिक्षक वहाँ पहुँचता है। ग्लोबल गांव का शिक्षक दोनों के दोनों ही पिछड़े क्षेत्र में पहुँचते हैं और दोनों ही आदिवासियों के मसलों को उठाते हैं, आदिवासियों को शिक्षित करते हैं, बाबाओं के चक्कर से बाहर लाते हैं। ग्लोबल गांव के देवता में कंठी बाबा से टकराता है वो शिक्षक, और जब कभी गैर आदिवासी लड़ते हैं तो उनके साथ कदम ताल करता हुआ वो शिक्षक उनके साथ खड़ा होता है। इस अर्थ में ये कह सकते हैं कि ये उपन्यास दोनों नज़रअंदाज न रह जाए, पाठक या शोधार्थी ये समझ सके कि इन दोनों उपन्यासों में कहीं न कहीं साम्यता है। एक वो समस्या जो सदियों से चली आ रही है, मुख्यधारा कभी नहीं चाहती थी कि दूर दराज तक शिक्षा पहुँचे। आज भी ये मसला है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है, जो कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं या कागज़ों में उखेरे जाते हैं, इस बात को पठार पर कोरा बड़े अच्छी तरह से उठाते हैं। अभी रतन कुमार सांवरिया का सांप उपन्यास आया, तो रतन कुमार सांवरिया जी ने कहा कि आपने सांप उपन्यास पढ़ा क्या? मैंने आपके ये कुछ वीडियो मैंने सुने हैं, और एक वीडियो की तो बाकायदा समीक्षा करके उन्होंने बता दी मेरे को। तो उन्होंने कहा मैं सांप उपन्यास भी आपको भेजता हूँ, उसकी बात करना। तो इसी के साथ वो कहते हैं कि जब मैं भी शुरुआत में स्कूल टीचर बना था तो सबसे पहले मैंने गांव में स्कूल खोजा, और स्कूल खोजने से नहीं मिला। ताज्जुब की बात यह कि ये बात सिर्फ केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, हर उस देश के पिछड़े इलाकों की कहानी है। अगर रतन कुमार सांवरिया पहली बार शिक्षक की नौकरी करते हैं, इसके बाद वो नौकरी छोड़ करके सूचना विभाग में सूचना अधिकारी की पोस्ट पर लगते हैं और उसी से सेवानिवृत्त हैं, तब ये मसला सामने आता है कि वो स्कूल खोजते हैं। तो पठार पर कोहरा का शिक्षक भी किस तरह से स्कूल खोज रहा है, ये एक मानीखेज बात है। जब रतन कुमार सांवरिया ने यही बात दोहराई, तब मुझे लगा कि इस उपन्यास पर पुनः बात की जानी चाहिए कि शिक्षा, शिक्षक और आदिवासी का अंतर संबंध क्या है। और ग्लोबल गांव के देवता में भी शिक्षक
प्राथमिक रूप से उपन्यास के शुरू में, मध्य में और अंत तक दिखाई देता है, तो पठार पर कोरा ऐसा पहला उपन्यास है जिसमें शिक्षक संजीव उपन्यास के केंद्र में है, शुरू में है, मध्य में है और अंत उसी पात्र से होता है जो पाठक को हिला करके, झिझोड़ करके रख देता है। और एक जगह उनका खास विद्यार्थी सोनारा, जो रंगेनी का बेटा है, और रंगेनी वो स्त्री पात्र है कि शिक्षा के बिना आदिवासी स्त्रियां किस तरह से डायन घोषित करके गांव से बाहर खदेड़ दी जाती है। रंगेनी उसी तरह की स्त्री पात्र है। पति नहीं रह गया तो घर वाले उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए स्त्री को डायन घोषित कर देते हैं, गांव से बाहर धकेल देते हैं और यहाँ शिक्षक को पनाह वो रंगेनी ही देती है। इस तरह से ये कई तरह के सवाल उठते हैं कि जिसे गांव बाहर का रास्ता बताता है और जिसे गांव शिक्षक को आने नहीं देना चाहता है, वही तो शिक्षा की रोशनी है। और जिसे गांव बाहर धकेलता है वो रंगेनी ही उस शिक्षक को अपने यहाँ रखती है। वरना गांव वाले तो उस कम्युनिस्ट को जहरीला नाग घोषित करके, जहरीले नाग से उसकी तुलना करके, गांव वालों को भड़का करके, अफवाह उड़ा करके गांव में पनाह नहीं देते। कहते हैं पानी पीने को नहीं दिया जाता उसको। तब वो दूर बसी एक झोंपड़ी जहाँ रंगीनी रह रही होती है उससे पूछता है और वहीं स्कूल खोलता है। उसके बच्चे से पहला विद्यार्थी जिसे वो पढ़ाता है, फिर खेलते कूदते और भी विद्यार्थी आते हैं, वो वहीं स्कूल चलता है और वो भी उन गैर आदिवासियों को खटकता है, कांटे की तरह चुभता है। उसे भी निकाल फेंकने के लिए कितने षड्यंत्र किए जाते हैं। तो पाठक अंतिम पेज सुनिए इस उपन्यास का, जो एक तरह से ये अंत नहीं, इस नाम से महज 1.5 पेज का है। और संयोग देखिए कि अंत भी रंगेनी से होता है। रंगेनी किसी तरह से उस दिन व्रत रहती है, भूखी प्यासी है, व्रत खोलने वाली है। उसी वक्त गांव में तहलका मचाता है, आवाज़ें उठती है और किस तरह से, और शुरुआत जो होती वो देखिए कि उनका पहला विद्यार्थी सोनारा अपनी माँ से कहानी सुना करता है। वो अपनी माई से कह रहा है, जानती है माई, क्या रे, जानती है अपना संजीदा क्या है? मास्टर है। नहीं, वह बात नहीं जो कहता था नसाऊ कम्युनिस्ट है संजीदा, वह झूठ बोलता है, कम्युनिस्ट नहीं। अच्छा तो क्या है संजीदा, तू ही बता। होमनिस्ट। मैं अभी भी इसको जब पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान पहली बार में नहीं गया। होमनिस्ट शब्द का अर्थ मेरे को अब आज समझ में आया। 10 साल पहले में मैंने ये उपन्यास पढ़ा था। कम्युनिस्ट षड्यंत्र के तहत अफवाह उड़ा करके कम्युनिस्ट को जहरीला नाग से तुलना की जाती है। और उपन्यासकार की कलम की ताकत देखिए कि उन्होंने कम्युनिस्ट को उस विद्यार्थी से होमनिस्ट कहलवाया है और अंग्रेजी का शब्द होमनिस्ट यानी ह्यूमैनिटी से जोड़ा गया है, जिसमें मानवता है। कम्युनिस्ट जो जहरीला है, ये अफवाह उड़ाई जाती है। वो कहता है कम्युनिस्ट नहीं, जहरीला नहीं, वो है होमनिस्ट जो मनुष्यता को जगाने वाला, मनुष्यता का पुजारी, गरीबों का विषमता में जी रहे, शोषण के शिकार है, उनकी आवाज़ उठाने वाला, मनुष्यता का पुजारी, अशिक्षा के अंधेर में जी रहे आदिवासियों के लिए शिक्षा का उजाला फैलाने वाला कम्युनिस्ट, हम उसे होमनिस्ट बोलते हैं। होमनिस्ट माने
ऐसा आदमी जो सबसे हेल मेल से रहे। चलो परिभाषा भी करते हैं। सोनारा ने जैसे अब तक छुपा कोई रहस्य खोला, सगरे दुनिया से मिताई करे, मित्रता करे सो होमनिस, सबसे प्रीत जोड़े सो होमनिस, सबसे प्रीत करे हमसे भी माई और तुमसे भी। ये भी मायना रखता है। माई, पूरे गांव वालों ने तुझे बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन होमनिस अपने साथ रहा। इस गांव में कोई भी हमें पनाह नहीं देता, उस होमनिस ने अपने यहाँ अपने घर में रहा, और शिक्षा का उजाला यहाँ से निकला है। प्रीत सिहर उठती है रंजनी, सोनारा की आंखों में केतकी का फूल खिल रहा है। अब अंतिम पेरा देखिए कि पाठक भी रो पड़ता है। सुबह एकदम भिनसारे, किरण फूटने से खूब पहले, मुल्की बुढ़िया छाती पीटती भागी जा रही है। एक जलजल आ गया है, कोहराम मच गया है उन आदिवासियों में जो प्रकाश की किरण, शिक्षा के रूप में उजाले की किरण आई थी। एकदम भिनसारे सुबह ही हुई है, तो सुबह शिक्षा का शुभ का प्रतीक है, लेकिन उस शुभ को ही अशुभ में बदल डाला है। एकदम भिनसारे, किरण फूटने से खूब पहले, यानी जो सूरज की किरण निकलती है उसको निकलने से पहले ही वो जो शिक्षा की किरण फूट रही थी, फैल रही थी, उसके प्रतीक को, उसके प्रतीक से उसके पहले ही अंधेरे को चीरने वाला सूरज की किरण आती है, उसके पहले ही काम तमाम कर दिया। क्या किया? किरण फूटने से खूब पहले मुल्क की बुढ़िया छाती पीटती भागी जा रही है। गजली उजर गयो रे मैयो, उड़ गयो सुगना रे मैयो, चक्का उठने से पहले ही रंगीनी का व्रत भंग हो गया। रत जगे के कारण पलास फूल हुई आंखें, लोर जोर हो रही, पारण से पहले मुंह में तिनका तक न डालना वर्जित है। पर भर मुँह अचरा पहुँचे घर से निकल कर दुमुहान की ओर भागी, दुमुहान की ओर भागी जा रही अनिया वातासी रंगेनी, अनिया वातासी रंगेनी, पीछे पीछे हर मुँह सुगना पहान बैरू बड़ीसन, धानुक गीतिया मलतिया देवंती झालो सुगनी चुटवा मटवा पुटका पुलका गोलवा टहरिया रेंगटा सुहराई। तमाम घर बिना ताला किल्ली के छोड़कर भाग पड़ी है गजली ठोरी। गजली ठोरी, इतने सारे नाम जो लिए उपन्यास में इनके नाम सबके नहीं आए। यहाँ समग्र रूप से पूरा गांव दौड़ पड़ता है, सिवाय उनके जो शिक्षा के खिलाफ है, जो भाग खड़े हुए हैं, मुंह छुपाए पड़े हैं, दूर चले गए हैं। क्या हुआ? अपने संजीदा की खबर पाते ही गोफन से छूटे पत्थर सा घर से भाग छूटा है सोनारा। वो पहला विद्यार्थी, पहला अक्षर ज्ञान प्राप्त करने वाला, वो कॉम्युनिस्ट से होमनिस्ट समझ जाने वाला विद्यार्थी सोनारा। कोलय में फांद जो गया, कोलय में फांद जो गया, बिरसाइतों की बस्ती का वह नन्हा लड़का, कोलय में उसके संजीता की गर्दन रेती लाश जो तैर रही है, कोलय में उसके संजीता की गर्दन की रेती लाश जो तैर रही है। इसी के साथ उपन्यास खत्म हो जाता है। साथियों, पाठकों, केवल सुकरात ही जहर नहीं पीता, केवल गांधी को ही गोलियां नहीं लगती। ऐसे न जाने कितने सुकरात, न जाने कितने गांधी, न जाने कितने बिरसा, न जाने कितने भगत सिंह, जो अनाम मीडिया जिनकी खबर नहीं लेता, ऐसे उपन्यासकार जो ज़मीनी काम करते हैं, वो ज़मीन से ही उठा दिए जाते हैं। ऐसे मानवतावादी, कम्युनिस्ट, होमनिस्ट कहलाने वाले
मनुष्यता की पुजारी जमीन से उठा दी जाती, लेकिन मानवता कभी खत्म नहीं होती। तो इस तरह से मैं कहने का मतलब ये कि दोनों उपन्यास एक धरातल पर शिक्षा को लेकर के आवाज़ उठाती है, शिक्षा के मसले पर सवाल उठाती है। और तीसरा पक्ष जो मैंने रखा कि रतन कुमार सावरिया जो राजस्थान साहित्य अकादमी से मीरा पुरस्कार से पुरस्कृत है, कई रचनाएं उनकी आ चुकी है, 7 उपन्यास अभी चर्चा में हैं। वो भी जब पहली बार शिक्षक बनते हैं तो वो भी स्कूल खोजते हैं। पठार पर कोहरा का संजीव भी स्कूल खोजता है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि पठार पर कोहरा तो ग्लोबल गांव के देवता भी बहुत हद तक शिक्षा के मसले को उठाता है, लेकिन पूरी तरह से पठार पर कोहरा शिक्षा, शिक्षक और आदिवासी संबंध को गहराई से सोच समझकर और दूर तक की आवाज़ जाने वाली है। और कम्युनिस्ट जिसको लेकर के अफवाह उड़ाई जाती है, उसके लिए शब्द नया गढ़ा है, कम्युनिस्ट तक सीमित नहीं रहता, होमनिस्ट शब्द दे दिया जाता है। राकेश कुमार सिंह को ये मैं पुनः बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। और जिस समस्या पर बहुत गहराई से काम किया जा सकता है, बल्कि जब तक लोगों में, शिक्षक में सेवा भाव नहीं होगा, तब तक वो ज़मीनी छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा का उजाला ले जा सकेगा। एक होता है नौकरी पेशा, केवल बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षक बन जाना, और एक वो जो संजीव की तरह उस पठार पर फेंक दिया गया है जहाँ अंधेरा सघन है, जहाँ का माहौल शिक्षा के विरोध में है, वहाँ भी वो शिक्षा का उजाला लेकर के आता है, बावजूद इसके कि खुद मर मिटता है। कुर्बानियाँ अक्सर देनी पड़ती है, आज से नहीं सदियों से दी जाती रही है। तो इस उपन्यास के कई अर्थ हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, पठार पर कोहरा, ग्लोबल गांव के देवता, दोनों में शिक्षा, शिक्षक और आदिवासी संबंध की पड़ताल शोधार्थी इस दृष्टि से कर सकते हैं। आगे पुनः मैं, अगर आपकी टिप्पणियाँ इस पर आई तो मैं फिर 2 उपन्यास इसी तरह से जो साम्यता रखते हैं उनको लेकर के आऊँगा। तो पहले आप इन पर टिप्पणी अवश्य करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।